Hello students of class 6. Dear student, before it we read about बायोस्फीयर। इसके पहले हम लोगों ने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि बायो मीन्स होता है लाइफ, और अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंतर्गत लैंड, एयर, वाटर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ ये जो लैंड, एयर, वाटर तीनों जहाँ पाए जाते हैं वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इन तीनों कंपोनेंट को मिलाने से बायोस्फीयर बनता है। लाइफ इज़ पॉसिबल हियर, और यहीं पर केवल जीवन पॉसिबल होता है। जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर ये सभी कंपोनेंट पाए जाएंगे, वहाँ पे लाइफ मौजूद रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट all forms of life and all sizes of organism are found in the biosphere, which is just few kilometer above and below the sea level। इसमें क्या कहा गया बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात यह है कि इस बायोस्फीयर में हर तरह का जीवन पाया जाता है, हर साइज़ के हर तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और इस जो बायोस्फीयर है वो समुद्र सतह से कुछ नीचे तक और कुछ किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। बायोस्फीयर इज़ ऑक्युपाइड बाय माइक्रोस्कोपिक वायरस टू लार्ज एनिमल लाइक व्हेल, एलिफेंट एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत छोटे से छोटे जीव, वायरस और बड़े से बड़े जानवर जैसे कि व्हेल और एलिफेंट्स, और भी कई प्रकार के प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बायोस्फीयर में वो छोटे से छोटा जीव जो है, चाहे वायरस हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई एनिमल जैसे व्हेल, एलिफेंट हो, और डिफरेंट टाइप की जो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर हैज़ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी लाइफ। तो बायोस्फीयर में काफ़ी एक अमेजिंग डिफरेंट तरह की लाइफ पाई जाती है, मतलब कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हर तरह की चीज़ें बायोस्फीयर में पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनके अंदर जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एनिमल किंगडम मतलब जानवरों की प्रजातियाँ, और प्लांटों की प्रजातियों। इन दो किंगडम के बारे में डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो बेटा हमें ये बातें ज़रूर समझना चाहिए कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो बेटा ये जो को एग्जिस्टेंस है, मतलब प्लांट और एनिमल के बीच में जो है सह अस्तित्व है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है इसको। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स की भी एग्जिस्टेंस होती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द बायोस्फीयर इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एरिया, each of which has a particular climate, soil, living community of plants and animal। तो जो बायोस्फीयर है वो कई विभिन्न तरह के एरियाज से मिलकर बना होता है, ख़ास तरह के क्लाइमेट, सॉयल और वहाँ के एनिमल और प्लांट्स को लेकर के बायोस्फीयर निर्माण होता है। मतलब बायोस्फीयर खास तरह का वो एरिया होता है जहाँ एक क्लाइमेट, सॉयल के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। In this manner, each organism has its own habitat। Habitat means आवास। तो इससे ये पता चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म का कोई न कोई एक आवास होता है, एक हैबिटेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द रिल्म, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फॉर्म आवर इन्वायरमेंट। तो जितने भी रिल्म्स हैं ये लिथो, बायो, हाइड्रो, सभी मिल करके हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। दिस मीन्स दैट लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट।
इसका मतलब है जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग जैसे लैंड वाटर एयर हो गया, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है कि हर चीज़ हमारे इन्वायरमेंट का अंग है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। लैंड वाटर एंड एयर फॉर्म द फिजिकल इन्वायरमेंट। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी कि लैंड वाटर और एयर मिल करके फिजिकल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। दिस हेल्प टू क्रिएट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ये जो लैंड वाटर एयर होते हैं ये सभी मिलकर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंड द कंसिस्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरीके से इन सभी के मिलने की वजह से लाइफ सतत रूप से चलती रहती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसमें पाए जाते हैं। बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेट मीन्स अलग कर देना, बिखराव कर देना। इसमें कहा गया फिजिकल और बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेट अस सी हाउ नेचर वर्क टू मेंटेन अ बैलेंस। अब देखेंगे बेटा जो नेचर है, जो प्रकृति है, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन रखती है, कैसे बना करके रखती है। आइए समझते हैं। सम ऑफ द वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर दैट इज फ्रॉम सी, रिवर्स, लेक्स etc. वाटो इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखिए ये जो हमारे हाइड्रोस्फीयर हैं, जैसे कि वाटर, लेक, सी, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ से सबसे पहले जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? इन द एटमॉस्फेयर व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर वेपर क्लाउड आर फॉर्म्स। तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की, मतलब पानी की जो भाप की मात्रा है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बादल बनने लगते हैं। द एटमॉस्फेयर देन रिटर्न द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो वही वाटर वेपर, वही भाप जो नदी के पानी या समुद्र के पानी से जो बनता है, भाप उड़कर ऊपर जाता है धीरे धीरे, वही फिर जो वाटर वेपर है फिर रैन के रूप में, मतलब बारिश के रूप में फिर से पानी में ही या पृथ्वी पर फिर से वापस आ जाता है। इन दिस मैनर हम ये कह सकते हैं कि ऑल द रिल्म्स को एग्जिस्ट टू मेक द अर्थ यूनिक प्लैनेट। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सारे रिल्म्स के को एग्जिस्टेंस से, मतलब एक सह अस्तित्व से, सबका अस्तित्व होने से हमारी पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, खास तरह का ग्रह कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा द अर्थ एंड द मैन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसके बारे में देखेंगे कि अर्थ और मैन की वजह से हमारी अर्थ को या हमारे इन्वायरमेंट को मैन की वजह से क्या नुकसान होता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द अर्थ हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ नेचर। तो कहा गया कि नेचर की जो सबसे कलरफुल या सुंदर चीज़ हमारी अर्थ है। सबसे नेचर की सबसे ब्यूटीफुल या कलरफुल चीज़ जो है हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। इट हैज़ एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो हमारे अर्थ के ऊपर जीवन की सभी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से रिसोर्स पाए जाते हैं। एबंडेंस मीन्स पर्याप्त रूप से। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर जो प्रारूप हैं उन सभी के नीड को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह की रिसोर्स अर्थ पे पाए जाते हैं। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटी एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिस्टर्बिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। जबकि देखा गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसानी गतिविधियां हैं और वर्ल्ड में पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ रही तो पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ से भी नुकसान होगा हमारे इन्वायरमेंट को। इसलिए कहा गया कि ह्यूमन एक्टिविटी और उनके पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारे जो नेचर का बैलेंस है, हमारे जो प्रकृति का संतुलन है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, वो बिगड़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। तो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन की जो भी, इंसानों की जो भी क्रियाविधि, जो भी कामकाज हैं,
उसके वजह से हमारे एयर, लैंड, वाटर, इन सभी चीज़ों पर पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, मतलब प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मैन हैज़ काज्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाई कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो कहते हैं कि जब इंसान जो है अपने कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को, जंगलों को काट देता है, इसीलिए इंसान जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, तो जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और पेड़ों की कटाई की वजह से हमारे ह्यूमंस को, मतलब हम लोगों को इन्वायरमेंट के पोल्यूशन करने का, प्रदूषण करने का हमें ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल, डंपिंग इंडस्ट्री वेस्ट इनटू द रिवर ओशियंस, दस डिस्ट्रॉइंग द मरीन लाइफ। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा फॉसिल्स फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उसको जलाते हैं, या कोयला का यूज़ करते हैं, या जो इंडस्ट्री वेस्ट होते हैं, जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, अपने वेस्ट को, अपने बेकार पदार्थों क्या करती हैं, रिवर्स या ओशियंस में डंप कर देती हैं, उसमें गिरा देती हैं, जिससे जो मरीन लाइफ है, जो जलीय जीवन है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मेरे स्टूडेंट्स, मतलब फॉसिल्स फ्यूल्स के जलाने से, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, या कोयला हो गया, इनको जलाने की वजह से, और जो इंडस्ट्री, कंपनी वगैरह चीज़ों से जो बेकार चीज़ें निकलती है, वेस्ट मटेरियल, उसको रिवर्स और ओशियंस में फ्लो करा देने की वजह से जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। कार्बन इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स had led to a shocking rise in the level of carbon dioxide at the atmosphere, resulting in the rise temperature। तो देखिए, जो इंडस्ट्री वगैरह से जो कार्बन निकलता है, चाहे ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, उनके कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब तेज़ी से बढ़ेगी तो सूर्य की आने वाली किरणों को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देंगी, इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ काजिंग क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कारण है? क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, हमारे जो जलवायु में परिवर्तन आते रहते हैं, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण बन जाती है। If we do not pay attention to this warning of nature, do not respect the gift of nature, we will become the biggest threat to our survival। इसमें कहा गया, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, अगर हम, कहा गया जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर इस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अपने नेचर का रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब प्रकृति ने हमें जो भी गिफ्ट दिया है, जैसे जो भी रिसोर्सेस है, पेड़ पौधे हो गए, माउंटेन हो गए, सैंड्स हो गए, रॉक्स वगैरह हो गए, तो ये सभी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा हमें मिली है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और उसका अटेंशन देना, ध्यान भी देना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा सर्वाइवल, यानी कि हमारा जो जीवन यापन है, एक न एक दिन बहुत बड़े बिगेस्ट थ्रेट में, बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। वी नीड टू यूज रिसोर्स with care and look after our environment, otherwise the existence of mankind could be in danger। तो क्या कहा गया कि रिसोर्स को हमें काफ़ी केयरफुली यूज करना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट का लुक आफ्टर करना चाहिए, मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ एक दिन जो इंसान है बहुत बड़े डेंजर, बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा कुछ पॉइंट से। देखिए, एक पॉइंट इन ब्रीफ जरूर पढ़ लिया करिए कि अर्थ में 4 रिम्स होते हैं, लिथो, हाइड्रो, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, पृथ्वी से ऊपरी परत है, इस पर लाइफ रहती है, जीवन पाया जाता है, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल गैस एंड वाटर वेपर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कई गैसों और वाटर वेपर के मिलने की वजह से एटमॉस्फेयर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें हमने ये कहा कि एक बात नोट करने वाली बात है कि जो बायोस्फीयर है, इसमें हर तरह के जीव जंतु, जानवर सब कुछ पाए जाते हैं, और इसका विकास पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर और कुछ नीचे तक होता है।
बायोस्फीयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे वायरस या जीव से लेकर बड़े बड़े जीव जैसे वेल्स और एलिफेंट सब कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, इसको देखा जाए तो बृहद रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम ध्यान से अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो यही कहानी है कि जब प्लांट और एनिमल सभी लोगों का सह अस्तित्व होता है, सभी पाए जाते हैं, तो इससे हमें हमारे इकोसिस्टम का निर्माण होता है।